Hello dear friends and welcome to Qanunnama. In today's video lecture, we are going to start the jurisdiction of civil courts, which is mentioned in Civil Procedure Code 1908. Let's see what is in outline of this video lecture. आउटलाइन वीडियो लेक्चर के आउटलाइन में क्या क्या है, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. व्हाट इज़ जुरिसडिक्शन, सबसे पहले हम ये देखेंगे जुरिसडिक्शन क्या है, टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन कितने टाइप्स हैं, डिटेल स्टडी ऑफ सेक्शन 6 एंड सेक्शन 9 to 20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908. ये चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले चलते हैं हमारा सबसे पहले स्लाइड पर. सबसे पहले स्लाइड क्या है, व्हाट इज़ जुरिसडिक्शन का डिफिनेशन क्या है. जुरिसडिक्शन क्या है, किसी भी कोर्ट की लीगल अथॉरिटी है कि वो किसी कोई भी केस सुन सकता है और डिसाइड कर सकता है, वो उसको क्या कहा जाता है, जुरिसडिक्शन. इसके बेसिकली 3 मेन टाइप्स हैं. सबसे पहला है सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, पर्सनल जुरिसडिक्शन, पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन. इसको हम वन बाय वन अगले जो है नेक्स्ट स्लाइड में इसके टाइप्स देखेंगे. तो टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन क्या है, सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन. सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन वो कौन सा जुरिसडिक्शन है, दिस रेफर्स टू द टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन, वो कौन से केसेस हैं दैट कोर्ट इज़ ऑथराइज टू हेयर. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल कुछ कोर्ट्स के क्या हैं, क्रिमिनल केस के जुरिसडिक्शन हैं, कुछ के जुरिसडिक्शन सिविल केसेस के हैं, और कुछ के फैमिली केसेस के हैं, और कुछ के बैंक्रप्सी केसेस के हैं, और बैंकिंग लॉ के रिलेटेड केसेस के जुरिसडिक्शन हैं. तो सेकंड क्या है पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन. पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन क्या है, मॉनेटरी रिलेटेड जुरिसडिक्शन, जो कि क्या है एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन है, क्योंकि ये किसी भी प्लेंटिफ को इख्तियार देता है कि वो अपना केस कहाँ फाइल करे, किस कोर्ट में फाइल करे, बेस्ड ऑन हिज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द हिज लॉ सूट. तो फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल देखेंगे. अगर मिसाल तौर पर एक लॉ सूट की वैल्यू अगर 10 रुपये हैं, फॉर एग्जांपल फॉर से अगर एक उसकी अगर 10 लाख रुपए जो है ना उसकी क्या है कोर्ट की वैल्यूएशन है, लॉ सूट की वैल्यूएशन है, तो वो अगर वो किसी भी 10,000 वाले कोर्ट की जुरिसडिक्शन में फ़ाइल नहीं हो सकता. ठीक है, बेस्ड ऑन पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन. अब थर्ड क्या है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. टेरिटोरियल मीन टेरिटरी बेस्ड ऑन जोग्राफिकल लिमिट, मतलब जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कोर्ट डिटरमिन होगा. कोर्ट के पावर होंगे तो हेयर अ केस को सुने बेस्ड ऑन जोग्राफिकल बाउंड्रीज. ये डिटरमिन करता है लोकेशन ऑफ दी. अच्छा, ये भी डिटरमिन करता है कि एक्ट और ओमिशन कहाँ वो हुआ है. ठीक है, जो कि इस क्लेम को गिव राइज कर रहा है. और लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी की लोकेशन कहाँ है. ठीक है, जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट हो. फोर्थ टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन हमारे पास क्या है, वो किस बारे में है, वो है पर्सनल जुरिसडिक्शन. पर्सनल जुरिसडिक्शन क्या है, ये तमाम कोर्ट के वो अख्तियार है कि वो केस को सुन सकता है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर डिफेंडेंट के अगेंस्ट, यानी ख़ास डिफेंडेंट के अगेंस्ट. फॉर एग्जांपल कोर्ट कौन से है, कोर्ट में आल्सो है पर्सनल जुरिसडिक्शन, किसी भी जुरिसडिक्शन पर पर्सनल जुरिसडिक्शन और डिफेंडेंट पर होगा इफ़ द डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन द कोर्ट जुरिसडिक्शन. अगर वो डिफेंडेंट कहाँ रह रहे हो, उसके जुरिसडिक्शन में मौजूद हो, या डिफेंडेंट ने रॉन्ग कमिट किया हो उसके अहाते में. ठीक है, ये कैसे किस तरह डिटरमिन करेंगे हम, बेस्ड ऑन हिज डोमिसाइल और हिज आइडेंटिफिकेशन. अच्छा, फिफ्थ टाइप ऑफ हमारे पास क्या है जुरिसडिक्शन क्या है, वो है अदर जुरिसडिक्शन, जो कि जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं. ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, एपेलेट जुरिसडिक्शन है, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है, कंकरेंट जुरिसडिक्शन है. ये तमाम जुरिसडिक्शन इसके अलावा जुरिसडिक्शंस हैं. और इनके अलावा और भी कुछ जुरिसडिक्शन है जिसको जनरल टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन, जिस तरह इसके अलावा जनरल टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन के अलावा कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन है, जिसमें बैंक्रप्सी कोर्ट के हैं, फैमिली कोर्ट के जुरिसडिक्शन और मिलिट्री कोर्ट के जुरिसडिक्शंस. तो थोरली हम नेक्स्ट स्लाइड में हम सेक्शन 6 से स्टार्ट करेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा सेक्शन 6 CPC, जो कि किस बारे में है, सिविल सूट्स बी फाइल्ड इन दी, ये फॉलोइंग कोर्ट्स में फाइल होंगे. ठीक है, बेस्ड ऑन किस बेस पर, पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के बेस पर. ये पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ दी सिविल कोर्ट को डिटरमिन कर रहे हैं. अगर मिसाल दो सूट की वैल्यू 50 मिलियन रुपये हो, इससे कम हो, 50 मिलियन से कम हो, तो कहाँ होगा, फाइल इन दी सिविल जज के कोर्ट में फाइल होगा. अगर 50 मिलियन से अबव हो तो कहाँ होगा, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में फाइल होगा. नेक्स्ट स्लाइड इज सेक्शन 9 CPC. सेक्शन 9 क्या कह रहा है, सेक्शन 9 सिविल प्रोसीजर कोड का ये स्टेट कर रहा है दैट कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन
कोर्ट के पास जो चाहिए सिविल प्रोसीजर कोर्ट, दैट कोर्ट हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स, तमाम सिविल सूट को सुन सकता है, अनलेस देयर कॉग्निशन, यानी कॉग्निशंस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड किए गए हों, उनके अलावा तमाम उन केसेस को सिविल कोर्ट सुन सकता है, कोर्ट सुन सकता है। यहाँ कोर्ट्स हमारा सिविल कोर्ट्स हैं। अच्छा, इट फर्दर क्लैरिफाइज, ये अगर आगे ये बता रहा है दैट सूट इन्वॉल्विंग राइट ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफिस, यानी अगर सूट में अगर किसी भी सूट में राइट ऑफ प्रॉपर्टी या राइट ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफिस को कंसिडर किया गया है तो वो भी एक सिविल सूट समझा जाएगा। सेक्शन 10 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सेक्शन 10 and 11 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ CPC। अच्छा, उसमें सबसे पहले इसमें कि इस वाले प्रिंसिपल, इस सेक्शन 10 में जो प्रिंसिपल डिस्कस हुआ है वो रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल है। रेस सब जुडिस क्या है? किसी भी कोर्ट को प्रोहिबिट कर रहा है, को रोक रहा है, बार कर रहा है कि वो प्रोसीड करे ट्रायल्स का, किसी भी केस का जो कि फॉर्मली पेंडिंग हो किसी और कोर्ट में, यानी किसी और कोर्ट में अगर पेंडिंग हो तो ये दूसरा कोर्ट जहाँ पे ये केस सेम कॉज ऑफ एक्शन सेम पार्टीज़ के दरमियान राइज हुआ है तो वो कोर्ट नहीं सुन सकता, कोर्ट बार कर रहा है। देखिए, हम पिछले सेक्शन में पढ़ा था एक्सप्रेसली बार्ड, तो यहाँ पर एक्सप्रेसली बार्ड किया गया किसी भी कोर्ट को, तो यहाँ ये कोर्ट सुन नहीं सकता। अच्छा, ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? दिस रूल अप्लाइज वेयर द प्रायर केस इज़ पेंडिंग इन द सेम और अदर कोर्ट, यानी सेम कोर्ट या दूसरे कोर्ट में पेंडिंग ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा हो तो ये रूल या जो ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो ये क्या कह रहा है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये कह रहा है कि इफ़ अ सूट इज़ पेंडिंग इन अ फॉरेन कोर्ट में अगर वो सूट पेंडिंग है तो ये नहीं समझा जाएगा कि ये जो है ना ये यहाँ पे दूसरे कोर्ट बेस्ड ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन किसी और कोर्ट में भी केस ट्रायल शुरू हो सकता है, वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे केस सुन सकता है कोर्ट। सेक्शन 11 क्या कह रहा है? रेस जुडिकाटा, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा को डील कर रहा है, जो कि किसी भी कोर्ट को प्रोहिबिट कर रहा है, बाहर कर रहा है कि वो ट्राई करे किसी भी सूट को या इशू को जो कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली किसी और फॉर्मल सूट में डिस्कस हुए थे, वो डिसाइड हुआ है तो वो कोर्ट सुन नहीं सकता, बाहर है। पार्टीज़ भी सेम होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है जो कि हमने डेली इस चैनल पे हमने 2-3 और वीडियोस में जो ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस डिस्कस किए हैं डिटेल। आप उन प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। सेक्शन 11 क्या है? सेक्शन 11 क्या कह रहा है? प्रोवाइड सेवरल एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट अ फॉर्मल सूट डिनोट्स अ सूट। अच्छा, ये सेक्शन 11 का फर्दर एक्सप्लेनेशन है। फर्दर एक्सप्लेनेशन ये बहुत सारे इसमें एक्सप्लेनेशन मौजूद है, तो एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 हम देखेंगे। इसमें क्या है? फॉर्मल सूट से क्या मुराद है? फॉर्मल सूट जो कि प्रायरली डिसाइड हुए हैं वो सूट्स, उन सूट्स को कहा जाता है इससे पहले, प्रायर मीन इससे पहले डिसाइड हुए हैं तमाम सूट्स जो कि फॉर्मल सूट्स हैं। एंड कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट शैल बी, यानी कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट कैसे डिटर्मिन होगा? डिटर्मिन अच्छा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन एज टू राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ अपील के अलावा जितने भी कॉम्पिटेंसी है कोर्ट की वो उसको कॉम्पिटेंसी कहेंगे। अच्छा, एडिशनली कोई भी मैटर किसी भी कोर्ट में अगर वो ग्राउंड ऑफ डिफेंस और ग्राउंड ऑफ डिफेंस लिए गए हैं इन फॉर्मल सूट में, तो यहाँ भी वही ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक जो है ना उसको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12 जो कि बार कर रहा है फर्दर सूट का, बार टू फर्दर सूट rule that states that plaintiff cannot institute a further suit for a particular cause of action if they have been precluded by rule। किसी भी रूल ने उसको प्रिक्लूड किया, ख़त्म मना किया है, बार किया है, तो वो फर्दर सूट नहीं फाइल कर सकता। इट इज़ क्लियर कट। सेक्शन 12 सेज। अच्छा, आगे ये क्या कह रहा है? इफ़ कोई बंदा जो है ना चैलेंज कर रहा है किसी जजमेंट को, डिक्री को या ऑर्डर को किस ग्राउंड पर, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन और लेक ऑफ जुरिसडिक्शन पर, तो क्या करना चाहिए कि वो नया सूट फाइल करेगा? नो, नया सूट सेपरेट फाइल नहीं करेगा। सेक्शन 12 ये कह रहा है कि वो उसी कोर्ट में जिसने ये जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर पास किया है उसी के अंदर एक एप्लीकेशन पास मूव करेगा, उस एप्लीकेशन के बेस पर आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। नया फॉर्म सेपरेट सूट फाइल नहीं करेगा। सेक्शन 13। अच्छा, फॉर्मल सूट का क्या कह रहा है? फॉर्मल सूट कंक्लूसिव होगा बिटवीन दो पार्टीज़ के दरमियान। फॉर्मल जो वो है फॉर्मल जजमेंट है, फॉरेन जजमेंट है, वो कंक्लूसिव होगा पार्टीज़ के दरमियान और अंडर पार्टीज़ अंडर देयर सेम टाइटल, या उनकी सेम टाइटल से अंडर वो है ना वो अगर वो क्लेम कर रहे हों
लेकिन एक्सेप्शन इसमें क्या है, एक्सेप्शन ये है, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। अगर ये प्रोनाउंस नहीं किया है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने तो ये कंक्लूसिव नहीं समझा जाएगा। मेरिट पर नहीं दिया गया है तो कंक्लूसिव नहीं समझा जाएगा। इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और रिफ्यूज़ल टू रिकग्नाइज द लॉ ऑफ पर्टिकुलर स्टेट के बेस पे दिए गए हैं तो भी कंक्लूसिव नहीं समझा जाएगा। अपोज टू नेचुरल जस्टिस हो तभी कंक्लूसिव नहीं समझा जाएगा। ऑब्टेन बाय फ्रॉड, अगर फ्रॉड के थ्रू अगर उसको ऑब्टेन किया गया है तो भी कंक्लूसिव नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कह रहा है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी फॉरेन जजमेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट जुरिसडिक्शन से दिया गया है उस वक्त से कॉम्पिटेंट समझा जाएगा, प्रिज्यूम करेगी कि ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया है जब इसके कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी पहुंच जाएगा। सर्टिफाइड मीन अटेस्टेड कॉपी से इसके कोर्ट में पहुंच जाएगा तब वो क्या है कंसिडर इसको कॉम्पिटेंट फॉरेन जजमेंट को कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन समझा जाएगा। अनलेस कंट्रेरी इसके अगेंस्ट अगर कोई प्रूफ होता है तो वो उसके अलहदा बात है। सेक्शन 15 क्या कह रहा है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड में इसको इंस्टीट्यूट किया जाएगा कॉम्पिटेंट टू राइट, वो कॉम्पिटेंट हो ट्राई करने का। ये क्यों किया गया है लोवेस्ट ग्रेड में, ताकि पार्टीज़ के पास डिफरेंट फॉरम्स अवेलेबल रहे ताकि वो केस को परसू कर सके। सेक्शन 16 क्या कह रहा है, सेक्शन 16 ये स्पेसिफाई कर रहा है जुरिसडिक्शन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड सूट्स को स्पेसिफाई कर रहा है। अच्छा, सूट्स वो तमाम सूट जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर रिस्ट्रेंट और अटैचमेंट मस्ट बी फाइल इन द कोर्ट दैट हैज़ जुरिसडिक्शन वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। यानी अगर वो तमाम सूट जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगेंस्ट सूट हो या मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि रिस्ट्रेंट या अटैचमेंट हो तो कहाँ फाइल होगा, जहाँ पर ये प्रॉपर्टी सिचुएट कर रहा हो। अच्छा, नाउ आवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कह रहा है, हाउएवर सेक्शन 16 का जो फर्दर वो है फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो ही है। हाउएवर फॉर सूट्स रिलेटेड टू रिलीफ और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय डिफेंडेंट, यानी अगर वो तमाम सूट्स जो कि जिसके आपने रिलीफ कंपनसेशन रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम किए हैं जो कि डिफेंडेंट के पास है तो उसमें क्या होगा, द सूट कैन बी फाइल इन द कोर्ट। कहाँ फाइल होगा, उस कोर्ट में होगा वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, प्रॉपर्टी जहाँ पर सिचुएट हो और वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज़ अराइजन, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइजन हो, वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स या डिफेंडेंट रह रहा हो, कैरीज ऑन बिजनेस या बिजनेस वहाँ पे कैरी कर रहा हो और पर्सनल वर्क फॉर गेन। तो ये तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बेस पे जो है ना सूट फाइल होगा। सेक्शन 17 ये कह रहा है कि सूट जो कि किस रिलेटेड है, ऑब्टेनिंग रिलीफ और कंपनसेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लोकेटेड विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ, यानी डिफरेंट कोर्ट के जुरिसडिक्शन में है तो क्या होगा, इट कैन बी फाइल इन एनी कोर्ट, यानी 2-3 कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आ रहा है तो 2-3 कोर्ट के तीनों में से जिस कोर्ट में भी चाहे कोर्ट में फाइल हो सकता है। ठीक है जी, कैन फाइल इन एनी कोर्ट वेयर एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। ठीक है जी, हाउएवर द एंटायर क्लेम मस्ट बी, यानी तमाम प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तमाम प्रॉपर्टी की ली जाएगी जिस कोर्ट में फाइल किया जाएगा। सेक्शन 18 क्या कह रहा है, सेक्शन 18 सिविल प्रोसीजर कोड का स्पेसिफाइज दैट इफ द जुरिसडिक्शन ऑफ 2 और मोर कोर्ट इज अनसर्टन, अगर जुरिसडिक्शन 2 या 2 कोर्ट्स की अनसर्टन हो किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो एनी वन ऑफ द कोर्ट में एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ द सूट रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी आफ्टर रिकॉर्डिंग। कोई भी कोर्ट, कोई एक कोर्ट जो है ना वो उसको एंटरटेन करेगी कोर्ट, लेकिन कोर्ट जो है ना प्रोसीड करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले क्या करेगी, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, उसके बाद कोर्ट ट्रायल स्टार्ट करेगी। द कोर्ट्स डिग्री विल बी वैलिड, कोर्ट डिग्री वैलिड हो गई इफ एज इफ द प्रॉपर्टी इज विद इन द जुरिसडिक्शन, ये से समझाएगा कि वो उसके जुरिसडिक्शन में ही आ रहा है। इसमें एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट हैज़ कॉम्पिटेंट टू एक्साइज जुरिसडिक्शन बेस्ड ऑन दी सूट्स नेचर एंड वैल्यू। इन केस अगर वो कोर्ट जो है ना वो क्या नहीं करता, रिकॉर्ड नहीं करता स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्शन रेज होता है किसी अपीलेट या प्रोविजनल कोर्ट में तो क्या होगा, इट विल नॉट अलाउड दी ऑब्जेक्शन अनलेस, यानी वो रिविजनल और अपीलेट कोर्ट जो है ना वो जो ऑब्जेक्शन है वो उसको रेज नहीं एंटरटेन नहीं करेगी, उस वक्त तक नहीं करेगी, अनलेस एक्सेप्शन
एक्सेप्ट उस वक्त जब इट डिटर्मिन्स दैट अनसर्टेनिटी, इट डिटर्मिन्स दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था अनसर्टेनिटी का, उसने यूं ही जो है ना अनसर्टेनिटी स्टार्ट किया है उस कोर्ट ने। एट द टाइम ऑफ द कोर्ट सूट इंस्टीट्यूशन एंड दैट जस्टिस हैज़ फेल्ड एज ए कॉन्सिक्वेंसेस, यानी फेलियर ऑफ जस्टिस हो तो उस बेस पे उसको एंटरटेन करेगी, नहीं तो नहीं। सेक्शन 19 क्या कह रहे हैं, एक लीगल प्रोविजन है, वो क्या कह रहा है, सूट इज़ फाइल्ड फॉर कंपनसेशन ड्यू टू रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन, यानी सूट किस बेस पे है, रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन है, मोर प्रॉपर्टी है, तो रॉन्ग एंड द रॉन्ग वाज कमिटेड विद इन जुरिडिक्शन ऑफ वन कोर्ट, अगर रॉन्ग कहाँ कमिट हो, एक कोर्ट की जुरिडिक्शन में हुआ है, वाइल डिफेंडेंट कहाँ रह रहा है, रिजाइड्स और वर्क फॉर गेन इन अदर कोर्ट जुरिडिक्शन, अगर दूसरे कोर्ट की जुरिडिक्शन में रह रहा है तो प्लेंटिफ के पास चॉइस है कि वो दोनों कोर्ट में से किसी एक कोर्ट में भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। सेक्शन 20 क्या कह रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कोर्ट्स इन विच द सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड, किस में इंस्टीट्यूट होना चाहिए, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, जो लिमिटेशन उसके अंदर दूसरे सेक्शन में प्रोवाइड किए गए हैं उस बेस पर। लास्ट सेक्शन इन आवर टुडेस वीडियो लेक्चर वो क्या है, एन एपेलेट और रिविजनल कोर्ट कैन नॉट एक्सेप्ट ऑब्जेक्शन टू द प्लेस ऑफ सुइंग, रिविजनल या एपेलेट कोर्ट ऑब्जेक्शन को उस वक्त तक एंटरटेन नहीं करेगी, कौन से ऑब्जेक्शन, प्लेस ऑफ सुइंग का ऑब्जेक्शन, इफ़ दे वर नॉट रेज इन द फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट, पहले जो है ना कोर्ट में जब इसको रेज नहीं किया गया है तब उसको एंटरटेन नहीं करेगी एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, एंड इन केस वेयर दिस इश्यूज वर सेटल्ड विदाउट अ कॉन्सिक्वेंस फेलियर ऑफ जस्टिस, अगर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो तो कोर्ट उसको रिविजनल या अपील कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगी प्लेस ऑफ सुइंग के ऑब्जेक्शन को। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।